हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसा रहा आपका आज का एग्ज़ाम। अब आप सबको पता है आफ्टर पेंडेमिक आज जो है अपना बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद अपने संस्थान में जो है अपनी जो माइनर टेस्ट नंबर फर्स्ट लिया गया टारगेट बैच के लिए, और उसी का जो सॉल्यूशन है वो मैं आज आपको करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से जो आपके पास रहा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है जो आपके पास रहा था वो था ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो है 46 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज जो है वो 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रही है इसमें। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ए 5G ऑर्बिटल हैज़। एक 5G ऑर्बिटल है, उसके पास क्या होगा इनमें से, निम्न में से 5G कक्षक रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 0 एंगुलर नोड एंड 0 रेडियल नोड, यानी कि आपको एंगुलर नोड, रेडियल नोड, टोटल नोड है, उन तीनों के नंबर्स जो है वो पता होने चाहिए, जिससे अपन ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया होगा। ये आप लोगों ने करा ही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और सेकेंड ऑप्शन है 0 रेडियल नोड एंड 2 एंगुलर नोड्स। थर्ड ऑप्शन है 4 रेडियल नोड्स एंड 4 एंगुलर नोड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 रेडियल नोड्स एंड 4 एंगुलर नोड्स। ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। निम्न में से 5G कक्षक रखता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शून्य कोणीय नोड तथा शून्य त्रिज्यीय नोड। ऑप्शन नंबर सेकंड है अपने पास शून्य त्रिज्यीय नोड तथा 2 कोणीय नोड। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है अपने पास 4 त्रिज्यीय नोड तथा 4 कोणीय नोड। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है शून्य त्रिज्यीय नोड तथा 4 कोणीय नोड। तो सबसे पहले आप जो त्रिज्यीय कोणीय नोड है और कोणीय नोड है और त्रिज्यीय नोड है और टोटल जो नोड होती हैं उन सब के जो है वैल्यू जो है वो फाइंड कर लीजिए 5G के लिए। उसके बाद जो है आपके लिए इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 5G के लिए। अगर मैं देखूं टोटल नोड, अगर मैं 5G के लिए देखूं, हाँ जी 5G के लिए अगर अपन देखेंगे, देखिए n की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई है 5। n की वैल्यू कितनी है, ये किया होगा आप लोगों ने। n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5 है। g है तो g की वैल्यू, g है l के लिए क्या होगा, अपन सबको पता है s p d f, इन चारों के लिए l की वैल्यू रहती है, इसके लिए 0 रहती है, p के लिए 1 रहती है, d के लिए 2 रहती है एंड f के लिए अपने पास 3 रहती है। क्लियर, तो ये अपने पास वैल्यूज रहती है। और g के लिए हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 4, g के लिए वैल्यू रहेगी 4। अब g के लिए l की वैल्यू है 4, तो यहाँ तो अपन को l और n जो है पता पड़ गया। ठीक है, ये अपन को है मालूम हो गया हमको। अब हम आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके नोड्स। तो सबसे पहले टोटल नोड्स देखें, नंबर ऑफ टोटल नोड्स कितने होंगे बच्चों। क्या किया आपने n-1 यही करके आए होंगे, तो 5 - 1 = 4। तो ये हमारे पास हो गए टोटल नोड्स। देन हम देखते हैं अपने रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स हमारे पास कितने थे, कैसे निकालते हैं हम, n - l - 1, n - l - 1। अब n की वैल्यू तो आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी 5, l की वैल्यू आपको दे रखी है 4 और -1, तो 5 - 5 = हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर रेडियस नोड की जो है अपनी वैल्यू है, रेडियल नोड की, रेडियल नोड की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई है कितनी 0। अब हम निकालेंगे एंगुलर नोड की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, एंगुलर नोड की वैल्यू। चलिए एंगुलर नोड की वैल्यू निकालें, रेडियल नोड। देन हम एंगुलर नोड की निकालेंगे वैल्यू, तो क्या होगी टोटल नोड्स प्लस में रेडियल नोड्स। क्लियर, टोटल नोड्स प्लस में रेडियल नोड्स। टोटल नोड्स हमारे पास कितनी है 4 है। क्या आप यहां तक नीचे तक आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है, लेट मी चेक वंस, है ना। हाँ जी एकदम क्लियर है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है साफ। तो ये है 4 प्लस रेडियल नोड्स कितने हैं 0, तो = हमारे पास हो गया 4। ठीक है, अब ये आ गई हमारी एंगुलर नोड्स की जो है वैल्यू। क्या रही एंगुलर नोड्स की वैल्यू, एंगुलर नोड्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। कैसे की, टोटल नोड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नोड्स हमारे पास 4 हैं और रेडियल नोड्स हमारे पास 0 हैं, तो 4 + 0 = हो गया 4। चलिए ऑप्शंस में से अपन आंसर फाइंड करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखिए, 0 एंगुलर नोड, नो एंगुलर नोड जो है वो 0 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है।
जीरो रेडियल नोड, हाँ जी जीरो रेडियल नोड आ रहा है, 2 एंगुलर नोड नहीं, ये भी गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन अपना गलत है, थर्ड ऑप्शन पे आ जाइए। 4 रेडियल नोड्स एंड 4 जो है एंगुलर नोड्स, 4 रेडियल नोड्स हैं, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, चलिए हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू 5, g इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 4। ओके, टोटल नोड्स, कुल संख्या नोड्स की कितनी है? कुल संख्या नोड्स की हमारे पास है n-1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का अपना क्या हो गया? त्रिज्यीय नोड। तो त्रिज्यीय नोड जो है अपना, त्रिज्यीय नोड जो है वो अपना क्या हो गया? n-l-1। क्लियर? चलिए, और एंगुलर नोड को कहेंगे कोणीय नोड। अब कोणीय नोड कितना हुआ? कुल नोड को त्रिज्यीय नोड में प्लस कर दीजिए तो वो कोणीय नोड की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और 4th नंबर जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है, 0 त्रिज्यीय नोड तथा 4 कोणीय नोड। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स इज प्रेजेंट इन। आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से आपको क्या फाइंड करना है कि इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स है, कुल नोडों की अधिकतम संख्या किसमें उपस्थित है। अब देखिए इन तीनों में जो है n की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट के लिए देखिए n की वैल्यू कितनी है? 5। सेकंड के लिए भी n की वैल्यू 5 है, थर्ड के लिए भी n की वैल्यू 5 है। क्योंकि अपन जो है जब अपन टोटल नोड्स निकालते हैं, रेडियल नोड्स निकालते हैं, एंगुलर नोड्स निकालते हैं, है ना, उसमें जो टोटल नोड्स होता है उसमें तो अपन को एल की ज़रूरत ही नहीं होती। अब चूंकि अपन को एल की ज़रूरत ही नहीं है तो तीनों के लिए जो वैल्यूज़ है वो एकदम सेम आएगी, तो इसमें अपन को सॉल्यूशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल हैव सेम नंबर ऑफ नोड्स, सभी नोड्स समान संख्या रखते हैं। क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 5 है तीनों में ही, तो हमारा अगर फॉर्मूला देखते हैं तो हम n-1 होता है, तो सबके लिए क्या आएगा? 5 - 1 इज इक्वल टू 4 ही आएगा, तो तीनों के लिए सेम वैल्यू रहेगी। चलिए देख, ठीक है क्वेश्चन आपका। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, द पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन इज। देखिए क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे, ठीक है। और आर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। तो 18 नंबर से अगर अपन देखें, इसने बोला है अनपेड। चलो आपको पूरा जो है मैं थोड़ा सा पूरा ब्रॉड करके बताती हूँ ताकि आपको इसमें से कुछ भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए 17 नंबर पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितने हो गए? देखिए 10, 11, 12 और ये 18 तो अपन को चाहिए ही नहीं है। अपन को कितने चाहिए? अपन को चाहिए 17, 17। तो यहाँ से मैं एक इरेज करके 5 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे पास ये आ गया। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? क्वांटम नंबर की वैल्यूज देखनी है। किसके लिए देखनी है? इन्होंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3p5 में। अब इसके लिए देखनी है, तो इसके लिए n की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी? n की वैल्यू 3 रहेगी। l की वैल्यू कितनी रहेगी? मैंने अभी बताया था आपको, s p d f 0 1 2 3, तो कितनी रहेगी? 1। अब देखते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है अपना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2 दिया हुआ है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड में 2 दिया हुआ है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड में n अपन को दे रखा है 3, बिल्कुल हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 4 में भी n अपन को दे रखा है 3, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं l की वैल्यू। l की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 में अपन को दे रखी है 1। ऑप्शन नंबर 3 में 1 दे रखी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, क्योंकि 4th में जो है 0 वैल्यू दे रखी है l की, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब इसमें अगर अपन देखें m की वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो देखिए अपन क्या करेंगे, जब अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यूं भरते हैं, तीनों में एक एक भरना है, क्योंकि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन इनकी पेयरिंग है जो शुरू होगी। अब इसकी पेयरिंग जो है वो मैं इसके ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, या फिर इसको यहाँ ना करके मैं इसको यहाँ भी कर सकती हूँ। तो पेयरिंग कहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए जो m की वैल्यू है वो -1 भी हो सकती है,
0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, तीनों में से कोई भी वैल्यू इसके लिए जो है वो पॉसिबल है। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों में से कोई भी m की वैल्यू जो पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट है। क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का संभवन युग्मन है। तो n की वैल्यू अपन ने निकाल ली बच्चों, l की वैल्यू अपन ने निकाल ली और m की वैल्यू भी अपन ने निकाल ली। तो इसना अपना जो आंसर है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 into 10⁻⁶ जूल मोल इनवर्स। The energy required to excite the electron in the atom from n is equal to 1 to n is equal to 2 is। आपको एनर्जी रिक्वायर्ड बतानी है n is equal to 1 से n is equal to 2 में। अब देखिए नीचे क्या ऑप्शन हिंदी में क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी 1.312 into 10⁻⁶ जूल पर मोल है। n is equal to 1 से n is equal to 2 में परमाणु में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या है वो अपन को बतानी है। देखिए क्या अपने पास फॉर्मूला क्या रहता है अपने पास, अगर अपन देखें एनर्जी अपन को दे रखी है 1.312, ये दे रखी है एनर्जी आपको, किसके लिए दे रखी है, n is equal to 1 और n is equal to 2 के लिए। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अगर अपन z² करते तो क्या है, इसकी वैल्यू 1 ही आती, दोनों के लिए हाइड्रोजन है तो दोनों के लिए 1 आती। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसका पूरा जो है ब्रॉडली इसको नहीं कर रहे हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखिए इसको अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि 1 की स्क्वायर, ठीक है, ये मैं लिख दूं और एक मैं ये लिख दूं 3.12 अपॉन में 2 की स्क्वायर। तो ऐसा लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू की हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 रहेगी तो वो अपन को ब्रॉडली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा दूँ तो मैं दोनों की जो एनर्जी है वो निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे 10⁻⁶ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे भी 10⁻⁶ जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब चलिए अब इसमें से हम कॉमन फाइंड कर लेते हैं। कॉमन क्या रहेगा हमारे पास, 1.312 इंटू 10⁻⁶ जो है वो मेरे पास कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रहे वो मेरे पास रहेंगे -1 + 1/4, ये रहा मेरे पास अंदर की तरफ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 4 आ गया तो -4 + 1 = 3/4, तो ये मेरे पास आ गया 3/4। अब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 to 10⁻⁶ इंटू 3/4। चलिए अब अपन इसको एक बार डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे अपन किसको, इस वाली जो है नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं इसको। तो देखिए 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, तो ये आ गया 3.3। देन हमारे पास आ गया 11, 4 2 = 8, ओके, और देन हमारे पास आ गया 4 8 = 32, तो यहाँ पे आ गया 8, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 8 3 = 24, तो ये 4 आ गया, 3 2 = 6 7 8, तो ये 8 आ गया, एंड 3 3 = 9, तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये है 10⁻⁶। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अपने डेसिमल को आप मूव करना चाहते हैं, तो आपकी वैल्यू रह जाएगी ये, क्लियर, ये रह जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखते हैं अपने ऑप्शन किस में से अपने करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ 9.84 इंटू 10⁵ इज करेक्ट। ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एन एटम। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है एक युग्म की किसी परमाणु में नहीं हो सकता। देखिए पाउलीज लॉ अपन ने पढ़ा है, पाउलीज लॉ में वो क्या बोलता है कि किसी एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वैल्यू होती है 4 क्वांटम नंबर्स की वो सेम नहीं होती, जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू का सेट होता है वो सेम नहीं होता। तो अपन इसमें से कैसे देखेंगे,
आपको हर एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, एक ये, यानी कि एंड के बाद दूसरा है, एंड से पहले पहला है। अब अपन ऐसा जो है ऑप्शन फाइंड कीजिए जिसके अंदर दोनों जो वैल्यूज है वो एकदम सेम हो। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट से देखते हैं, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू प्लस हाफ है और s इज इक्वल टू प्लस हाफ है। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है अपना करेक्ट ऑप्शन है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पाउली जी ने बताया है कि जो है 4 क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू है वो एकदम सेम नहीं हो सकती, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिनका एटम जो है वो एक सेम हो। क्लियर? और अगर हम पाउली जी की बात नहीं मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो हमें पाउली जी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 फॉर एन एटॉमिक सिस्टम। ओके, चलिए एक परमाणु निकाय के लिए n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू है 0 क्वांटम संख्याओं का समूह होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें से करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले तो अपन इसको फाइंड कर लेते हैं कि इसमें अगर n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है मुझे तो मेरे पास हो गया 2, l इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है मुझे तो मेरे पास हो गया 2d। तो क्या ये पॉसिबल है? 2d कभी आपने सुना है? 2d पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। इज नॉट अलाउड, मान्य नहीं है। ठीक है, मान्य नहीं है क्योंकि अलाउड ही नहीं होता ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस 52 नंबर क्वेश्चन है अपना, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आपको बतानी है। क्या हुआ इसमें? एक हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा है, ये है। आपको सेकंड उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा जो है वो फाइंड करनी है, ऊर्जा जो है वो बतानी है। क्लियर? चलिए हाइड्रोजन दे रखा है तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 होगी, तो Z हम लिखना भी जरूरी नहीं समझ रहे। अगर दे रखा है -13.6 तो ये हो गया -13.6 मेरे पास आ गया। तो अब हमको दे रखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू उसके लिए कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लिख दूँ और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो वहाँ हो गया 1.13.6, देन हमारे पास हो गया 9। अब 9 को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो क्या हो गया? 9 1 जा 9 तो 1। ठीक है, पॉइंट लग गया। देन हमारे पास हो जाएगा कितना हो गया? 5। 9 5 जा 45, देन हमारे पास हो गया 9 1 जा 9। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, क्या हो गई? 1.51। देखिए कोई वैल्यू है इसमें? हाँ जी, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो अपने करेक्ट है। 1.51 जो है ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्लियर? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये द आयन विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। आपको वो आयन बताना है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन से। पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कौन सा आयन अपने भारतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन रखता है? ओके, चलिए तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन से अपन कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं। चारों में से जो ऑप्शन होगा उसको अपन करेक्ट मान लेंगे, है ना। चलिए तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन अपने पास दे रखा है कॉपर प्लस। कॉपर कितने नंबर पे आता है? 29 नंबर पे। तो ऑर्गन से मैं अगर लिखूं ऑर्गन 18, ठीक है, ऑर्गन 18 मैंने लिख दिया। देन मैंने लिख दिया 3D 9 नंबर पे, तो 9 लिख दिया, 4S 2 लिख दिया। ये लिखा मैंने। क्या ये करेक्ट है? अगर मैं इसे 1 हटाऊंगी तो 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए फिर इसमें क्या होगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 2 8 18 और 1 ऐसे हो रहा है इसमें। 2 8 18 और 1। ये कन्फिग्रेशन सही है कि नहीं है बताइए। 29 के लिए क्या लिखते हैं अपन? यहाँ पे 10 लिखते हैं, 3D 10 लिखते हैं, 4S 1 कर देते हैं, देन 3D 10 4S 2 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन यहाँ क्या करेंगे? इसको यूं ना लिख के हम यूं लिखेंगे 3D 10 4S 1 ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर? देखिए अब क्या हुआ? 2 8 18 1 इन्होंने +1 कर दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो चला गया
गायब हो गया। तो हमारे पास लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 18। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन lithium plus 2 produce the radiation of the same wavelength as the first line in the Lyman series of hydrogen। हाँ जी, इसमें क्या है, इसमें आपको चारों ऑप्शंस में से जो है वो ट्राई करके देखना है आपका आंसर। अगर मुझे दे रखा है हाइड्रोजन, इन्होंने मुझे दिया पहले, ठीक है, हमें क्या दिया इन्होंने? पहले हाइड्रोजन दिया, जिसके लिए Z की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और N की वैल्यू N1 इज इक्वल टू 1 हो गई और N2 इज इक्वल टू मेरे पास आ गई है 2। क्लियर? तो अगर मैं N1 की स्क्वायर माइनस N2 की स्क्वायर ऐसे कर दूं तो इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3/4। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए लिथियम के लिए भी जो आंसर है वो 3/4 आए। समझ में आ रही है बात? क्या बोला है हिंदी में? देखिए, लिथियम प्लस 2 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हाइड्रोजन के लिए लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के समान जो है तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्पन्न करता है? क्या होगा? तरंग दैर्ध्य के विकिरण जो है उत्पन्न करता है। चलिए, तो क्या होगा इसके लिए? अब 3/4 अपने पास आ गई है वैल्यू। अब इस 3/4 की ही वैल्यू आनी चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से किसी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। आप इसको फिल करके देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। The number of valence electron in an atom with the configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 is। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? ये वाले। हिंदी में पढ़ते हैं, विन्यास 1s, 2s, 2p6, 3s2, 3p2 वाले एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको संख्या बतानी है। तो ये आउटर मोस्ट जो है वो हमारा ये रहेगा, क्योंकि अगर अपन देखते हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा 2, देन है 8, देन है 4। तो ये अपना आउटर मोस्ट हो गया। और आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में। तो अपना आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। द क्वांटम नंबर्स फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम Z इज इक्वल टू है 24 R। Z इज इक्वल टू 24। क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? 24 नंबर पे अपन को जो है क्रोमियम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, क्रोमियम से अपन शुरुआत करते हैं। अगर ये बोल रहा है क्रोमियम है 24 नंबर, ओके, तो चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2। क्लियर? ये हो गया 3d4, 4s2। अब इन्होंने बोला 19th इलेक्ट्रॉन, तो मेरा 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? ये हो गए 10, 11, 12, ये हो गए 18 और ये 19th इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे आएगा। इन्होंने बोला क्या है? द क्वांटम नंबर्स फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24 R। 19th इलेक्ट्रॉन ये है। अब इसके लिए N की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 3 हो गई। D की वैल्यू कितनी हो गई? सेम, S P D F 0 1 2, तो 2 हो गई। अब ऐसा कोई पेयर ढूंढ लीजिए जिसमें कि N की वैल्यू अपने पास 3 है और D की वैल्यू 2 है, तो आगे अपन को सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए N की वैल्यू 3 है, बिल्कुल है, सॉरी फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो फर्स्ट ऑप्शन एक तो हो सकता है या फिर थर्ड ऑप्शन एक तो हो सकता है। अब L की वैल्यू देखते हैं। L की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो L की वैल्यू 2 किस में है? L की वैल्यू 2 इसमें है और इसका ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द d ऑर्बिटल्स नॉट लाइज इन द XY प्लेन? निम्न में से कौन सा d ऑर्बिटल XY प्लेन में जो है वो नहीं है? अब अपन को पता ही है, ये तो अपन को देखने से पता चल रहा है हमको कि ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो नहीं है XY प्लेन में। एक बार अपन ड्रॉ करके देखें। देखिए, अगर ये मेरे पास x प्लेन है और ये मेरे पास y प्लेन है और मैं अगर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको करना चाह रही हूँ, तो ये मेरे पास ये बनेगा और ये मेरे पास ये बनेगा। कुछ ऐसा जो है वो मेरे पास ड्रॉ हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं देखूंगी, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा ऑप्शन। क्लियर?
और अगर मैं देखूंगी थर्ड ऑप्शन के लिए, तो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, जो रिप्लेस हो जाएगा y किससे, z से, तो यहाँ पे z आ जाएगा। तो सेम जो स्ट्रक्चर यही वाली बनेगी, पर यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया है, तो ये वाला जो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y नहीं है तो xy प्लेन में ये लाए नहीं करता, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी में देखिए, xy समतल में कौन से डी कक्षक सही स्थिति में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड xz। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यूज ऑफ EM चार्ज मास, तो चार्ज मास के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर अपना क्या रहता है, सबसे कम जो होती है वो न्यूट्रॉन की रहती है, देन अल्फा की रहती है, देन प्रोटॉन की रहती है, देन इलेक्ट्रॉन की रहती है। तो ये जो है ये इसका सही जो है क्रम रहता है। EM आवेश द्रव्यमान के मान का बढ़ता क्रम लिखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियॉन्स। सबको पता होगा, सब सही करके आए होंगे क्वेश्चन, है ना। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। आपको फॉल्स स्टेटमेंट इसमें से जो है वो अलग करनी है। फर्स्ट है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग n इज इक्वल टू 5 and having value of the azimuthal quantum number as lowest for the principal quantum number is h upon में pi. Okay. Option number second है, if n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0 for the last valence shell electron, then the possible atomic number must be 12 to 13. Option number third देखिए, total spin of electron for the atom 25 Mn is plus minus 7 upon 2. Spin magnetic momentum of inert gases is 0. ऑप्शन नंबर 4 था ये। ओके चलिए हिंदी में पढ़ते हैं एक बार। निम्न में से कौन से कथन जो है असत्य हैं, असत्य कथन आपको चुनने हैं। पहला कथन अपना है n इज इक्वल टू 5, n बराबर 5 तथा इस मुख्य क्वांटम संख्या के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का न्यूनतम मान रखने वाले इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई h बटे पाई होता है। सेकंड कथन अपना क्या है, यदि अंतिम संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 है तो संभावित परमाणु क्रमांक 12 या 13 होना चाहिए। थर्ड कथन अपना है, Mn25 परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का कुल चक्रण प्लस माइनस 7 अपॉन 2 है। चौथा कथन अपना है, अक्रिय गैस का चक्रण चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। चलिए हो गया। अब अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या कह रहा है ये, इन्होंने फर्स्ट में अपन को बोला है कि आपको मिनिमम n तो अपन को देखा है इसमें 5 और l की वैल्यू मिनिमम लेनी है तो अपन 0 ले लेते हैं, तो ये अपने पास हो गया 5s। अब 5s के लिए अगर मैं लूंगी तो इसके अंदर या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ या मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकती। तो इसका या तो इसमें पास जो है -12 होगा स्पिन या फिर होगा +12। और इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो अपने पास फॉर्मूला रहता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों, अपन लगाते हैं s+1 एंड हमारे पास होता है h अपॉन 2 पाई, ये रहता है हमारे पास। देखिए अब होगा क्या, अगर मैं +12 -12 लेती हूँ तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ये भी ले लेती हूँ, माइनस ले लूँ प्लस ले लूँ, कुछ भी ले लूँ उसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई हो जाता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो अपन अपने पास आ जाएगा 3 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा अपने पास। और जबकि अपन को ऑप्शन में क्या दे रखा है, h अपॉन 2 पाई, तो ये जो ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो अपना एकदम फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए अब इसको क्या है, हम इसको एक बार इरेज ही करते हैं। चलिए अब सेकंड ऑप्शन देखिए, इफ n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0
फॉर द लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देन द पॉसिबल एटॉमिक नंबर मस्ट बी। अब देखा है n इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, हाँ जी n इज इक्वल टू अपन को क्या दे रखा था 3। चलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 3, देखिए, एंड l इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकूंगी, मैं 3s लिख सकती हूँ इसको, ठीक है। अब अपन 3s तक पहुँचते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s। यहाँ या तो मैं 1 लगा सकती हूँ या मैं 2 लगा सकती हूँ, दोनों में से एक ही लगेगा ऑप्शन। तो अब देखिए यहाँ तक हमारे पास हो गए 10, और या तो इसका 11 होगा या तो इसका 12 होगा। ऑप्शन में अपन को क्या दे रखा है, 12 होगा या 13 होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत है, जैसे कि अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत था। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम 25। आप देखिए Mn 25 है, तो लिख देंगे, कहाँ तक लिखेंगे इसका, ऑर्गन 18 तक तो यूं ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 4s 2 हो गया। अब यहाँ पे 3d 5 है, तो +5 या -5/2 होगी वैल्यू, जबकि हमको दे रखी है इसमें +/7/2। तो ये भी अपना जो है गलत ऑप्शन है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इनर्ट गैसेज इज 0। अपन को पता है, हमको सबको पता है कि इनर्ट गैसेज जो होती हैं वो फुल फील्ड होती हैं, तो उनका स्पिन मोमेंटम जो होगा वो रहेगा 0। तो ये 4th नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अपन ऑप्शन अपना चूज करते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज इनकरेक्ट। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 60 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है 61, विच इज ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में ट्रू जो स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित कौन से कथन जो सत्य हैं, ठीक है। फर्स्ट है कथन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान इतना ही होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इसका, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट, कि 1 और 2 जो दोनों करेक्ट हैं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज। अपन को पता है नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस कब होते हैं, जब आइसोटॉप्स बनते हैं। तो ये आइसोटॉप्स बनेंगे इसलिए हो गया। दूसरे में भी यही है, देयर आइसोटॉप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस, ये भी करेक्ट है। और तीसरे में भी सेम ही चीज़ दे रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दे रहा है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली जो कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मासेस होते हैं वो सेम रहते हैं। तो फ्रैक्शनली उनको सॉल्व करेंगे तो कंस्टिट्यूशन जो है उनका वो भी गिवन फ्रैक्शनल मार्क्स में आएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। चलिए 62 को हिंदी में पढ़ेंगे। अनेक तत्व असमाकलनीय परमाणु द्रव्यमान रखते हैं क्योंकि उनके समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, तो ये सही है। उनके समस्थानिक असमाकलनीय द्रव्यमान रखते हैं, ये भी सही है। इनके अवयव न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन का भिन्नात्मक भार रखते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ये गलती से शायद लिखा गया है, तो ये अपने इरेज कर देते हैं इसको अपन, भाई हमको नहीं चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आएगा। तो इसको अगर मैं इरेज कर दूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, हाइलाइटर, नो ये इरेज नहीं हो रहा है, तो ठीक है। हम अगर इसको ऐसे ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, आपको याद रखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ जी। तो इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे नहीं आएगी, तो अपन यहाँ पे कर देंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास जो है ऊपर वाला इंग्लिश में जो है वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इसका पूरा जो ओवरऑल व्यू क्या रहा, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 63 नंबर क्वेश्चन, ये चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है एस में, ठीक है। पहली है द शेप ऑफ एन
atomic orbital depends on the shape of an atomic orbital depends upon azimuthal quantum number. ओके क्या बोला है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे शेप डिपेंड करती है, बिल्कुल करेक्ट है जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे शेप जो है वो डिपेंड करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर पर शेप डिपेंड करती है, बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए, एक परमाणुीय कक्षक की आकृति द्विगुणीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो द्विगुणीय क्वांटम संख्या पर निर्भर क्या करती है, परमाणुीय कक्षक की आकृति। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये भी बिल्कुल सही है, ओरिएंटेशन जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। परमाणुीय कक्षक का विन्यास जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ डीजनरेटेड atomic orbitals of one type depends upon the value of azimuthal quantum number। m की वैल्यू से अपन क्या l की वैल्यू निकालते हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों पे ये डिपेंड करती है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है। और ये क्या डीजनरेटेड कौन से होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। मान लीजिए आपके पास p दिया हुआ है तो इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो ये कौन से हो गए, डीजनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर, तो इन्होंने क्या बोला है, इनकी वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, एल पे और एम पे। इन्होंने एल दिया है बट ये एम पे भी डिपेंड करती है, तो एल और एम दोनों पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। एक प्रकार के अपभ्रंश परमाणुीय कक्षक कौन से होते हैं, जिनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, जैसे px हो गया, py हो गया, pz हो गया, इनमें अपन एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तीनों में फिल्स होने के बाद देन अपन इसमें जो है क्या शुरू करते हैं, पेयरिंग शुरू करते हैं। दैट मीन्स इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें सेम जो है एनर्जी है, तो इसका थर्ड नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उपरोक्त सभी ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज करेक्ट। ओके, हाँ जी, त्रिज्यीय प्रायिकता वक्र के लिए निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए 3z, अब इसमें दे रखा है, इसके लिए वैल्यू दे रखी है ये एंगुलर नोड्स की, 3 वैल्यू आती है एंगुलर नोड्स की, n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एंगुलर नोड्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, n-1 प्लस n-l-1, 3-1 प्लस 3 d है, तो d के लिए कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये 1 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 0, यहाँ से हो गया 2, तो आंसर आ गया 2। तो 2 इसका आंसर होना चाहिए, जबकि अपन को क्या दे रखा है, इसमें आंसर नंबर अपन को दे रखा है फर्स्ट में 3 दे रखा है एंगुलर नोड्स, तो ये जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n-l-1। ओके, करेक्ट है बिल्कुल, n-l-1 से हम निकालते हैं। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर l, बिल्कुल करेक्ट है जी, ये भी करेक्ट है। तो इसके बेस पर जो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। हिंदी में देखते हैं, त्रिज्यीय प्रायिकता वक्र के लिए निम्न में से कौन से विकल्प सही हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखिए 3 कोणीय नोड दिख रहे हैं, जबकि इसके आंसर कितना आता है, 2 आया है, अपने ने फाइंड किया है अभी। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए, गोलीय या त्रिज्यीय नोडों की संख्या देखिए बिल्कुल करेक्ट है, n-l-1 ही होती है। थर्ड ऑप्शन है, कोणीय नोडों की संख्या l होती है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना जो है वो एकदम करेक्ट है, जिसमें कि सेकंड तथा थर्ड दोनों जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 64 का क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द वन कंटेनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलॉइड एटम्स इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, अपन ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है आपने, तो ये इसका आंसर आप एकदम सही करके आए होंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा उपधातु तत्वों के उदाहरण को रखता है। कौन से होते हैं उपधातु, जिनमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो है वो क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुओं की। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना करेक्ट है, क्योंकि ये जो है वो मेटेलॉइड्स हैं। क्लियर, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी जो है वो मेटेलॉइड्स हैं।
Move on to next question, and our next question is this. Which of the following is the wrong statement? आपको इनमें से wrong statement जो है वो चूज करनी है. निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑल द एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. सभी एक्टिनोइड जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं. हाँ जी, बिल्कुल सही है. सभी एक्टिनोइड रेडियो सक्रिय होते हैं. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है. सेकंड पे चलिए. एल्केलाइन एंड एल्केलाई अर्थ मेटल्स आर एस ब्लॉक. पता है अपन को क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं वो अपन एस ब्लॉक में देखे आए हैं आज तक. तो अपना जो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है. अब थर्ड देखिए. निकोजन एंड हेलोजन्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बिल्कुल है, सही है. तो ये भी हमारा सही है. लास्ट देखिए. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज इज लैंथेनम. फर्स्ट मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज इज लैंथेनम. आप कुछ बुक्स में जो है फर्स्ट मेंबर आपको सीरियम बताया गया है और कुछ में आपको लैंथेनम बताया गया है. बट इस ऑप्शन को अपन करेक्ट नहीं मानते हैं, इनकरेक्ट मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो अपना एलिमेंट मानते हैं किसका, लैंथेनॉइड सीरीज का, तो वहाँ पर अपन सीरियम को जो है चूज करते हैं. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर फोर्थ. आंसर नंबर फोर्थ कौन सा है? लैंथेनॉइड सीरीज का प्रथम सदस्य लैंथेनम है. तो ये इनकरेक्ट है, तो अपन को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चूज करना है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 4. तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है 4. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें. देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ 15, 33, 51 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फैमिली. सबको पता है नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है. तो ये नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं. तो ये हाँ हो गया हमारे पास नाइट्रोजन. परमाणु संख्या 15, 33, 51 निम्न परिवार से संबंधित है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन परिवार. ऑप्शन नंबर सेकंड है नाइट्रोजन परिवार. ऑप्शन नंबर थर्ड है ऑक्सीजन परिवार. और लास्ट है इनमें से कोई नहीं. अब अपन को पता है, हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है. नाइट्रोजन आता है हमारे पास 15 नंबर पे. तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये नाइट्रोजन फैमिली की जो वो है बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द लास्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज. ओके, पाश्चन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए निम्न में से कौन सा व्यंजक होना चाहिए? देखिए, पाश्चन के लिए n इजिकल टू अपन कितना लेंगे? 3 लेंगे. और n इजिकल टू कितना लेंगे अपन? क्या लेंगे? इन्फिनिटी में लेंगे. ओके, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 3 की अगर मैं स्क्वायर कर देती हूं और इन्फिनिटी की अगर मैं स्क्वायर कर देती हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 1/9 माइनस 1/में इन्फिनिटी स्क्वायर. तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो अपना करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. पाश्चन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए निम्न में से कौन सा व्यंजक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अपना करेक्ट है. तो 68 का क्या आंसर रहा अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट एनर्जी. आपको बताना है ऑर्डर करेक्ट एनर्जी का लगाना है. लाइमन के लिए, बामर के लिए, पाश्चन के लिए और ब्रैकेट के लिए. इन सीरीज के लिए क्या है? आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है. और हिंदी में भी आपको यही है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट के लिए ऊर्जाओं का सही क्रम जो है वो आपको बताना है. अब हमको सबको पता है लाइमन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, देन बामर के लिए होती है, देन पाश्चन के लिए होती है, देन ब्रैकेट के लिए होती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E3, ग्रेटर देन E4. तो ये जो है हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा. तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इनकी एनर्जीज जो है वो एकदम जो है लाइमन से लेकर ब्रैकेट तक जो है कम होती जाती है. क्लियर? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट है. 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम +2 विल बी. क्या होगा लिथियम +2 के लिए? लिथियम +2 की तीसरी और पांचवी कक्षा की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा? चलिए, तो तीसरी और पांचवी देखी है तो ऑब्वियस है मैं 3 स्क्वायर कर दूंगी और यहाँ पर मैं कर दूंगी 5 स्क्वायर. 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 25.
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट है, 9:25, और इसको अगर हिंदी में बोले तो 9:25। ओके, चलिए, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर रहा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CM Z = 96 विल बी। अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शंस देखते ही आपका आंसर जो है आपके जो माइंड में है स्ट्राइक कर जाना चाहिए। क्यों कर जाना चाहिए? देखिए, क्योंकि यह 96 दे रखा है इसने, तो यानी कि F का है। जहां पर भी आपको F दे रखा है 7 में, आपको वो आंसर जो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखने हैं। तो यहाँ F8 दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में आपको F8 दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत है। F7 वाले दोनों सही है। अब 96 का बोलता है तो 3D किस में होगा? 3D 1 में होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है, क्योंकि 3D 2 में ये जो है 96 का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। हाँ, 71 नंबर का क्या आंसर रहा फिर अपना? आंसर नंबर 2। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट A हैज आउटर कॉन्फ़िगरेशन 6D8 7s2, its पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप रेस्पेक्टिवली आर। आपको इनका ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और पीरियड बताना है, ब्लॉक बताना है और ग्रुप बताना है। क्लियर? चलिए नीचे देखते हैं हिंदी में। तत्व A बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D8 7s2 है, तो इसके लिए क्रमशः आवर्त, ब्लॉक तथा समूह है। क्या है इसके आवर्त, ब्लॉक और समूह? वो अपन को इसमें बताना है। देखिए D8 दे रखा है, मीन्स लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना किस में गया है? D में गया है। तो ब्लॉक तो इसका हमारे पास आ गया D। ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा आ गया हमारे पास? D। सेकेंड थिंग इज, जब D ब्लॉक की बात आती है तो हम D ब्लॉक के लिए जब हम ग्रुप का जो मेजरमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं ग्रुप की जो कैलकुलेशन करते हैं कि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स। अब D इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमारे पास यहाँ पे 8 है, S इलेक्ट्रॉन के नंबर हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो 10 जो हो गया हमारे पास हमारा ग्रुप नंबर। अब 10 नंबर ग्रुप नंबर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि अपने पास ग्रुप नंबर 10 हो? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, जिसमें हमारे पास 10th नंबर ग्रुप है। क्लियर? 10th नंबर समूह है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपना करेक्ट है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 2। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6th पीरियड एंड 8th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। आपको 6th पीरियड का और 8th ग्रुप का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के 6th आवर्त तथा 8वें समूह में उपस्थित तत्व होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अपने अच्छे से पढ़ रखी है, अपन को अच्छे से पता है ये कि ऑस्मियम जो होता है वो आएगा हमारा जो है 6th पीरियड में आएगा और 8th ग्रुप में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। कोई कैलकुलेशन नहीं है ये, तो आपने अगर आपकी पीरियोडिक टेबल जो है वो अच्छे से आपने याद की है, अगर आपकी उसकी जो स्ट्रैटेजी पूरी आपके माइंड में क्लियर है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए, तो 73 नंबर क्वेश्चन का अपना कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। 74 ऑफिशियल IUPAC सिंबल ऑफ अननीलियम। ओके, तो अननीलियम तो क्या हुआ? 110 नंबर पे क्या आता है? DS। अपन कैसे याद करते थे? हमने जब भी पीरियोडिक टेबल को याद किया है तो इसको हम 10 से याद करते थे। हो सकता है आपने किसी और इसको ट्रिक से याद किया हुआ हो, मैंने इसको यूं याद कर रखा था। मैं बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर ये 110 पे आ रहा है तो मैंने 10 को लेकर 10 से याद किया, DS 10 और 110 है तो 10 से ऐसे याद किया हुआ था। ठीक है, तो 10 नंबर पे कौन सा है? 110 नंबर पे है DS। ओके, चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, सही करेक्ट ऑप्शन। 75 number question. The elements whose electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 is A and N. ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि ये एलिमेंट जो कन्फिग्रेशन दे रहा है ये कौन से मेटल्स है, नॉन मेटल है, इनर्ट गैसेज है, मेटेलॉइड्स है, क्या है ये? ठीक है,
वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है, धातु है, अक्रिय गैस है, उपधातु है या अधातु है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, अपन को पता है ये किस में आ रहा है आपका, ये 3s2 किस में आते हैं, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में कौन सी आती हैं, धातुएं आती हैं, मेटल आते हैं, एल्कलाइड मेटल्स, ठीक है, एल्कलाइड मेटल्स। तो ये हो गया हमारा मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आपका आ रहा है फर्स्ट। 76 सिस्टमेटिक IUPAC नेम ऑफ द फ्लेरोवियम विल बी। फ्लेरोवियम कितने नंबर पे आता है, फ्लेरोवियन आता है 114 नंबर पे। देखिए आप अगर पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से टिप्स पे याद होगी तो आप इससे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन जो इनके होते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं देखना होता, करेक्ट जो आंसर होता है वो डायरेक्ट हमें मिल जाता है। तो इसलिए बहुत स्कोरिंग है पीरियोडिक टेबल चैप्टर, तो आपको इसको जो है डेफिनेटली जो है अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो फ्लेरोवियम दे रखा है, तो फ्लेरोवियम हमारा आ रहा है 114 पे। अब इसका IUPAC नेम देखते हैं। 1 के लिए हम लिखते हैं अन, देन 1 के लिए हमने लिखा अन, और 4 के लिए हम लिखते हैं क्वाडा। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वाडियम इज द IUPAC नेम ऑफ फ्लेरोवियम। ओके, फ्लेरोवियम का व्यवस्थित IUPAC सिस्टमेटिक IUPAC नाम होगा, तो नाम होगा क्वेडियम। चलिए, तो 76 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 द एटम हैविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p2 वुड बी। बहुत इजी है, आपको इसमें कुछ माइंड भी नहीं लगाना, सामने आपके पास आंसर पड़ा है, क्योंकि 4 लिखा है यानी कि n इज इक्वल टू अपने पास 4 है, यानी कि पीरियड जो है वो अपना 4 होगा। अब इन दोनों में से देखें तो ये वाला जो है वो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो 4 नंबर पीरियड अपना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। एक तत्व जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p2 है, तो यह तत्व संबंधित होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 78 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है इन 6th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज इन द ऑर्डर। आधुनिक आवर्त सारणी में 6th आवर्त के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का क्रम है। देखिए क्या होता है, हम कैसे रखते हैं ऊर्जा स्तर लिखेंगे तो हम 4f जो है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, देन हम लिखेंगे 5d, देन हम लिखेंगे 6s, देन हम लिखेंगे 6p। तो ये क्रम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए 6s 4f 5d 6p, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्होंने 6x को पहले ले लिया है और 4f को बाद में ले लिया है, जबकि अपन 4f में जो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करते हैं, एनर्जी लेवल्स जो होती हैं वो पहले 4f की एनर्जी लेवल जो है वो होती है, देन बाद में होती है। इसको आप किससे निकालेंगे, n+l रूल से आप इसका जो है चेक करके भी इसको देख सकते हैं। सेकंड देखिए 6x 6p 4p 4f 5d, बिल्कुल नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए 4f 5d 6s 6p, हाँ जी ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको अगर n+l से आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू आएगी इसके लिए, देन इसके लिए, देन इसके लिए और देन इसके लिए। तो अपन को सबसे कम वैल्यू वाला पहले रखना होता है और बाद में उसके ज़्यादा वैल्यू वाला रखना होता है। क्लियर। चलिए हिंदी में क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में 6th आवर्त के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का स्तर का क्रम है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर है 3। हाँ जी 79 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ। एटॉमिक नंबर का बेस क्या है, मतलब एटॉमिक नंबर किस थ्योरी का जो है बेस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए लूथर मेयर कर्व, ऑप्शन नंबर सेकंड है न्यूलैंड ऑक्टेवे रूल, ऑप्शन नंबर थर्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है डॉबर्नियर-स्ट्राइड रूल एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ है अपने पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्स्ट है लूथर मेयर कर्व, न्यूलैंड का अष्टक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, डॉबर्नियर-स्ट्रिक नियम, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। देखिए लूथर मेयर कर्व है, क्या ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लूथर मेयर कर्व जो है एटॉमिक मास पर बेस्ड है, तो ये जो है अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड देखिए न्यूलैंड ऑक्टेवे बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, नहीं, ये भी एटॉमिक मास पर बेस्ड है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बिल्कुल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। डॉबर्नियर ट्रायड ये भी बेस्ड नहीं है किस पर, एटॉमिक नंबर पर। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाँ जी, ये भी बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो बता रहा है सी और ई जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड जो ई स्टेटमेंट है अपनी है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन। द एटम ऑफ एन एलिमेंट S कंटेन 27 इलेक्ट्रॉन्स, X इज एक्सपेक्टेड टू बी। X क्या होगा, एक तत्व के X के परमाणु में 27 इलेक्ट्रॉन है, X हो सकता है। अब अपन क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है X का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो 27 नंबर पे बता रहे हैं हमें X, तो हमारा हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऑर्गन से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऑर्गन 18 तो 3d7 4s2। अब हम बात करते हैं इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है D। अब D के ऑर्बिटल्स अगर मैं फिल करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 3 जो है मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 3 क्या रहते हैं मेरे पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, क्या कहलाते हैं वो, पैरामैग्नेटिक। जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक आयंस कहलाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी ब्लॉक से संबंधित अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बिलोंगिंग्स टू डी ब्लॉक। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर क्या है, सेकंड। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल दैट कंटेन द एलिमेंट इन ऑल द डिफरेंट फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए अगर इस क्वेश्चन को एक बार भूल जाएं तो आप ये सोच के देखिए, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास ऐसा कौन सा ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसके अंदर हमें गैसेस भी मिल रही है, सॉलिड्स भी मिल रहे हैं और जो है उसमें लिक्विड भी मिल रहा है। यानी कि उसके कोई एलिमेंट उसका सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, कोई एलिमेंट उसका गैस फॉर्म में है तो गैसियस है, और कोई जो एलिमेंट है उसका लिक्विड फॉर्म में है। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं हम, हेलोजेंस की। हेलोजेंस में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है, ब्रोमीन हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, और हमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैसियस फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अपना इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर थर्ड। तो 81 नंबर क्वेश्चन का अपना क्या आंसर रहा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। द आयन हैविंग ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है, इनमें से कौन सा आयन शो करता है, निम्न में से कौन सा आयन अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। ओके चलिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। सेलेनियम कितने नंबर पे आता है बताइए, 34 नंबर पे आता है 34 नंबर पे। अब इसका जो अपन को दिया है इन्होंने आयन, तो वो देखा है सेलेनियम -2, 34 नंबर पे आता है, इसमें -2 चार्ज है, तो अपन इसका क्या लिखेंगे अब 36। और 36 जो है वो एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। 36 क्या है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इन्होंने क्या बोला, द आयन हैविंग ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। तो इसमें हमारा हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन सेलेनियम -2, जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेलेनियम का रहता है हमारे पास 34। चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 का अपना आंसर हो गया फर्स्ट। एलिमेंट विद Z इज इक्वल टू 83 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। Z इज इक्वल टू 83 कौन से ब्लॉक से जो है वो बिलोंग करता है। हाँ जी लिख के देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये बहुत ही वो हो जाएगा। तो अपन इसका एक तरीका देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास S ब्लॉक का एलिमेंट है तो P ब्लॉक का है, तो शुरू कीजिए S ब्लॉक से। S ब्लॉक का है तो S ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है अपन हाइड्रोजन मानते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इससे लेकर देखिए इसके अंदर आप जो अपन प्लस करते हैं 2 + 8 + 18 + 32,
ऐसे प्लस करते हैं, प्लस करके देखिए क्या इसमें 83 एलिमेंट आ रहा है, हेलिना H में, लिथियम में, सोडियम में, पोटेशियम में, तो नहीं, एस ब्लॉक में ये नहीं आ रहा है। पी ब्लॉक से शुरू कीजिए। पी ब्लॉक कैसे होता है, BCNOF, ऐसे लिखते हैं अपन, HELIBEB, तो 5th नंबर इसको मानते हैं। अब इससे अगर हम काउंटिंग करके देखेंगे तो 83 नंबर जो एलिमेंट्स है वो किस में आ जाएगा, अपना 83 नंबर एलिमेंट आएगा अपना पी ब्लॉक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है पी। ओके, चलिए, तो 83 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहा अपना, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाइड पोजीशन इन द लूथर-मेयर कर्व ऑन द पीक्स। सबको पता है लूथर-मेयर कर्व था, उसमें पीक पे कौन से रखते थे, एल्केलाई मेटल्स जो है उनको पीक पे रखते थे, तो उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा मानते थे। तो क्या हुआ, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लूथर-मेयर कर्व में, ठीक है, यहाँ पे वक्र होना चाहिए। लूथर-मेयर वक्र में शीर्ष पर आने वाले तत्व हैं क्षारीय धातु। तो 84 नंबर क्वेश्चन का अपना आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट। हाँ जी, 85 नंबर क्वेश्चन, द ग्रुप इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग 3 एलिमेंट्स टुगेदर इज। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में किस समूह 3 तत्व एक साथ होते हैं। देखिए ये ऑप्शन हमें क्या बता रहा है, देखिए इसमें क्या होंगे, 8 नंबर जो ग्रुप था अपना, किसमें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर ग्रुप पे जाइए। याद कीजिए 8 नंबर ग्रुप में अपने पास क्या था, फेरस था, कोबाल्ट था, निकल था, ये तीनों थे। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, 4th। क्यों ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसी में है जो 3 एलिमेंट्स थे, बाकी जो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और इसमें क्या है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, 0 ग्रुप है, उसमें तो सिर्फ 1 अपन हीलियम ही माना करते थे। तो 4th नंबर जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट है 8th ग्रुप में, जिसमें फेरस, कोबाल्ट, निकल जो अपन रखते थे। क्लियर, चलिए, तो 85 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया अपना, 4th। 86 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। ठीक है, निम्न तत्वों की त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम देखिए। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, अप से डाउन आते हैं, तो अप से डाउन आते हैं तो क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है बढ़ती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसको करेक्शन दे रहा है, फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, सेकंड भी नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बिल्कुल सही नहीं है ये भी, और थर्ड ऑप्शन देखिए, हाँ जी ये सही है, जिसको अपन लिखते हैं, अपन ट्रिक के अनुसार लिखते हैं, ओ स्टाइल से टीपो टाइप कुछ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया ये। तो इसमें क्या है, अप से डाउन आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, और ये हमें बोल रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का लिखना। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो अपना एकदम करेक्ट है। तो 86 का अपना आंसर हो गया 3। 87 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्कैंडियम एटम इज। स्कैंडियम एटम्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। अब मैं इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑर्गन तक ऐसे लिख देती हूँ, और हो गया 3d1 4s2, 3d1 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है स्कैंडियम में, तो इससे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। The 3 quantum numbers NLM corresponding to the valence electron in rubidium 37 are, okay? rubidium 37 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों के तीनों क्वांटम संख्याओं NLM की वैल्यू लिखिए। चलिए, रुबीडियम 37 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे हम इसको ऑर्गन बना के भी लिख सकते हैं, ऑर्गन 18 तक। ओके, देन हमारे पास हो जाएगा 3d10। अब 10 अपन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3d9। चलिए, क्योंकि अपने को 37 लेने हैं और ये अपने बन रहे हैं 38, तो अपन को क्या है, इसको रिमूव कर 3d10, 4s2, 5s2। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है वो अपने पास इसमें आएगी 5। अब अपन को वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर m की वैल्यू अपने पास 5 है। चारों ऑप्शंस में n की वैल्यू जो है वो अपने पास 5 है। दैट मीन्स जो है चारों ऑप्शन अभी तक जो है अपने लिए करेक्ट है।
आगे देखते हैं। अब यहाँ पे S दिया हुआ है, L की वैल्यू जो होती है S, P, D और F। S के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, है ना। तो ठीक है, तो S के लिए 0 है, तो इसके लिए S की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें S की वैल्यू जो है वो अपने पास 0 हो, तो S की वैल्यू 0 तो है सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट में और ऑप्शन थर्ड में, तो अपना सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम इनकरेक्ट हो चुके हैं। अब इन दो ऑप्शंस में से अपन को अपना आंसर चूज करना है, जिसमें M की वैल्यू देखते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 37 और M के पास है अपने पास S के लिए M की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 0। अब ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर M की वैल्यू भी 0 रहे, तो वो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना करेक्ट है। रुबिडियम 37 के लिए NLM की वैल्यू क्या रहेगी 501। N इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 0 एंड M इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस जो है कौन सा पेयर दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं क्रोमियम से। क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस एंड कोबाल्ट। ओके, चलिए ये हमारा रहता है 24 पे, ये हमारा रहता है 25 पे, ये रहता है 26 पे और ये रहता है 27 पे। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। इन्होंने बोला है Mn3 और Fe+2। तो यहाँ ऑर्गन तक अपन सीधा लिख देंगे क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 18, देन हमारे पास आ जाएगा 3D5 4s2। ठीक है, अब इन्होंने बोला प्लस, इसमें से +3 है यानी कि इसमें से माइनस अपन कर देंगे 3, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 3D4। ओके, अब इधर देखिए फेरस में देखते हैं अपन। ऑर्गन 18, अगेन 3D26 है तो 6 4s2। अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास बच जाते हैं लास्ट में 6। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन अपना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन में दो जो आयंस अपन को दे रखे हैं, ये दोनों आयंस जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड ऑप्शन, Mn+2 M एंड Fe+3। तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी ऑर्गन 18, ओके, देन मैं लिख दूंगी 3D5 4s2। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऑर्गन 18, अगेन 3D6 4s2। ओके, हाँ जी लिख लिया। अब इन्होंने हमें बोला है +2 हटा दीजिए, यहाँ से मैं ये +2 रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से मुझे +3 रिमूव करना है। तो क्या हुआ, दोनों के लिए हो गया कितना 3D5। तो इसका मतलब ये है ये दोनों जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो अपना करेक्ट है कि Mn+2 और Fe+3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, चलिए तो 89 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर रहा हमारा, आंसर नंबर सेकंड। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है अपना, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है। पहला है एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देन हमारा सेकंड है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नहीं, क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक मास पर। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। तो 90 का ऑप्शन नंबर अपना है 4th। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन था ये अपना। होप दिस विल हेल्प यू, और आशा है कि आप बहुत अच्छा एग्जाम पेपर करके आए होंगे और आपके क्वेश्चंस जो है वो सही भी निकले होंगे। थैंक यू वेरी मच।